सीएसके जो आईपीएल इतिहास की वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल टीम्स में से एक है, वो है सीएसके। जो हार के समंदर से जीत का किनारा खोज निकाले, वो है सीएसके। जहां पर जाके एक स्ट्रगलिंग प्लेयर सुपरस्टार बन जाए, वो है सीएसके। जहां पे सिर्फ ट्रॉफी नहीं, फैंस का दिल भी जीता जाए, वो है सीएसके। और जहां हमें हमारे थाला भी नजर आए, वो है सीएसके। तो सीएसके की बात करने वाले हैं आज हम, और साथ साथ ये बात करेंगे कि यार इस साल के ऑक्शन में उनका किस तरह का ओवरऑल स्क्वाड बना है, और स्क्वाड क्या आईपीएल इस साल जीत सकता है एक और, उस सब के बारे में बात करेंगे। लेकिन यार क्या लेगेसी है इस टीम की। 15 सीजन खेले हैं, 15 में से 12 बार प्लेऑफ्स में गई है और 5 बार जीता भी है, गजब की। और उसके अंदर क्रेडिट बहुत बड़ा, बहुत ज्यादा बड़ा क्रेडिट है एमएस धोनी का, हमारे थाला का। और फिर से एक बार देखने को मिलेगा यार, मतलब हर आईपीएल हम यही वेट करते हैं कि थोड़ी सी स्नीक पीक मिल जाए, थोड़ी देर के लिए थाला को हम ग्राउंड पे देख ले, बस दिल खुश हो जाता है एकदम। वो मंद मंद मुस्कुराते मुस्कुराते एकदम कब चेहरे पे इतनी बड़ी मुस्कुराहट आ जाती है उनके आते ही, पता ही नहीं चलता है। वही होने वाला है फिर से, मजा आएगा बहुत ज्यादा। लेकिन इस साल आईपीएल ऑक्शन में सीएसके ने क्या किया है, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। काफी हद तक उन्होंने अपना कोर मेंटेन किया है, जिसके अंदर रविचंद्रन अश्विन की वापसी हुई है। कम ऑन ऐश, कम ऑन ऐश, कम ऑन ऐश, ये देखने को मिलेगा हमें वापस, मजा आएगा। और उसके साथ साथ अश्विन जडेजा की जो जोड़ी है वो भी देखने को मिलेगी। और उसके साथ साथ डेवन कॉनवॉय वापस आ गए, रचिन रविंद्र वापस आ गए हैं, जो कि बहुत क्रूशियल रहे हैं, कॉन्ट्रीब्यूशंस बहुत अच्छे रहे हैं सीएसके की फ्रेंचाइज के लिए। एंड ऑफ कोर्स न्यूजीलैंड फैक्टर तो हमेशा रहा ही है ना सीएसके के अंदर, तो नहीं था, मतलब कोई बड़ी बात नहीं थी। और अगर हम बात करें ओवरऑल, मतलब जो ऑक्शन रहा है सीएसके का, काफी सही रहा है, अच्छी अच्छी डील्स मिली है। चाहे आप डेवन कॉनवॉय की बात करो, 6.25 सीआर में उनको मिल गए। उसके बाद रचिन रविंद्र 4 करोड़ में मिल गए, स्टील डील। ऑफ कोर्स मेरे को तो लगता है अभी भी बहुत तगड़े प्लेयर हैं और टी20 के लिए भी बहुत अच्छे बने हुए हैं। स्पिन को बहुत अच्छा खेलते हैं, इंडियन कंडीशंस के हिसाब से बहुत अच्छा खेलते हैं। जब भी इंडिया के खिलाफ खेलते हैं इंडिया में आके, तो अच्छा ही किया है, तो ऑब्वियसली बहुत अच्छा वो भी एक बाय था। अश्विन को 9 करोड़ में लिया है। काफी लोगों को लगेगा कि यार अश्विन को 9 करोड़ में कुछ ज्यादा नहीं हो गया, बिल्कुल भी ज्यादा नहीं हुआ, मजा आएगा, मैं बताऊंगा क्यों। उसके साथ साथ नूर अहमद के ऊपर 10 करोड़ रुपए खर्चे हैं। क्या प्लान्स है एमएस धोनी के, क्या प्लान्स है सीएसके के टीम के, कुछ समझ में नहीं आया। लेकिन 10 करोड़ रुपए देना नूर अहमद को थोड़ा सा ज्यादा हो गया, बट डिपेंड्स कि वो उससे क्या, मतलब कितना ज्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं और उनको कितना लॉन्ग टर्म के लिए वो देख रहे हैं। क्योंकि ये टीम जो है वो सिर्फ एक बार या एक सीजन के लिए इन्वेस्ट नहीं करती है प्लेयर्स के ऊपर, वो लॉन्ग टर्म सोचते हैं। एंड दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट वैल्यूज ऑफ सीएसके, कि वो रिलेशनशिप मैनेजमेंट बहुत अच्छा करते हैं, रिश्ते बहुत अच्छे बना के रखते हैं, बखूबी निभाते हैं, तो वो चीज़ बहुत अच्छी है। उसके बाद अगर हम बात करें सैम करन, 2.4 सीआर, मतलब लास्ट ईयर 18 करोड़, यहाँ पे 2.4 करोड़, और अच्छी स्टील डील मिली है। परफॉर्मेंस वाइज देखते हैं कि क्या उनकी जगह 11 में बनेगी या नहीं बनेगी, ये सब हम एंड में बात करेंगे ऑफकोर्स, तो बने रहना। और उसके साथ साथ अब थोड़ी एक जो मेरे को बहुत अच्छी लग रही है और मैं जिसके लिए बहुत एक्साइटेड हूँ, वो है रविचंद्र अश्विन और रविंद्र जडेजा की जोड़ी वापस आएगी, ऐश और जड्डू की जोड़ी। हमने तो इंटरनेशनल क्रिकेट में इतना सारा देखा है, सीएसके के लिए भी बहुत बार देखा है कि किस तरह से इन दोनों ने मिलके गजब की गेंदबाजी की है। एक तरफ से प्रेशर बनता है, दूसरी तरफ से विकेट निकलती हैं, और दोनों के दोनों अपनी जगह पे बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स हैं। और टॉप 3 हाईएस्ट विकेट टेकर्स की लिस्ट में जडेजा और अश्विन आते हैं सीएसके के लिए अभी भी, ठीक है। तो अब अश्विन की आप अगर बात करो, तो अश्विन ने सीएसके के लिए 120 विकेट्स लिए और 3rd हाईएस्ट विकेट टेकर है सीएसके की उसमेम लिस्ट में, हिस्ट्री में। एंड रविंद्र जडेजा के 142 विकेट्स है सीएसके के लिए, और दोनों के मिला के मतलब आप सोचो कि 262 विकेट्स यार, गजब गजब। और इकोनॉमी रेट कितना है इनका करियर का अब तक सीएसके के लिए, 6.66 का है रविचंद्रन अश्विन का, और जडेजा का है 7.7 का यार। मतलब इतना तगड़ा अगर कॉम्बो आपको वापस मिल जाए तो बहुत मजेदार चीज है, राइट। उसके बाद अगर हम बात करें सबसे पहले बल्लेबाजी की, इन चीजों को भी साइड में रख के, तो कैसी लग रही है बल्लेबाजी यूनिट। काफी स्टेबल है, स्टेबिलिटी है, लेकिन एक्सप्लोसिवनेस की थोड़ी सी कमी लगती है मुझे। उसके बारे में डिस्कस करते हैं। अगर बल्लेबाजों की बात करें, ऋतुराज गायकवाड़ है, राहुल त्रिपाठी हैं, वंश बेदी, आंद्रे सिद्धार्थ, शेख रशीद, एमएस धोनी, डेवन कॉनवॉय, बल्लेबाज ओवरऑल ये हैं। उसके बाद अगर बल्लेबाजी कौन कौन कर सकता है ऑलराउंडर्स में हम देखें, तो शिवम दुबे भी आते हैं, रविचंद्रन अश्विन, रविंद्र जडेजा, रचिन रविंद्रा, तो 3 रवि है यहाँ पे, रविंद्र जडेजा, रचिन रविंद्र, रवि अश्विन। तो यार सूरज तो बहुत है इनके पास, तेज सूरज जैसा बहुत है, देखते हैं कितना राइज करेगा इस बार ये सन। और दीपक हुडा है, जेमी ओवर्टन है, विजय शंकर है, सैम करन है, तो अच्छी खासी बल्लेबाजी है ओवरऑल। बट एक मसला जो है यहाँ पर, आपको जब 11 देखोगे तो आपके पास यहाँ पर बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स नहीं है जो आपको एक्सप्लोसिव बैटिंग ला कर दे।
एम एस धोनी श्योरली ला सकते हैं, लेकिन कितनी देर के लिए आते हैं हम सभी को पता है। वो एम एस धोनी ने लास्ट 2 सीजन में 100 से भी कम गेंदें खेली हैं। आज तक कभी नहीं हुआ उससे पहले के आईपीएल सीजन में कभी भी कि एम एस धोनी ने 100 से ज्यादा गेंदें ना खेली हो। लास्ट 2 आईपीएल में एम एस धोनी ने 100 से कम गेंदें खेली हैं पूरे सीजन में। उसका मतलब साफ साफ यही है कि एम एस धोनी ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं करने वाले, बल्ले से आएंगे, ताबड़तोड़ छक्के लगाने आएंगे और 200, 150, 200 के स्ट्राइक रेट से खेलने की कोशिश करेंगे। और ऑफ कोर्स बट उनके ऊपर आप रिलायबिलिटी बहुत ज्यादा बड़ी नहीं रख सकते हो, बट ऑब्वियस रीजन से सबको पता है, एंड दैट इज फेयर एंड स्क्वायर। मतलब हमें सोचना पड़ेगा उस चीज के बारे में, सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। शिवम दुबे के ऊपर बहुत दारोमदार रहेगा, बिकॉज वही एक एक्सप्लोसिव बैटर नजर आते हैं। ऋतुराज गायकवाड़ ऊपर हो गए, डेविड कॉनवे थोड़ा सा एक स्टेबिलिटी वाले प्लेयर, दोनों के दोनों वैसे ही हैं, कॉम्प्लीमेंट करते हैं। हाँ, अपने दिन पे बहुत अच्छी एक्सप्लोसिव बैटिंग भी कर सकते हैं, बट अगेन दे वुड रिक्वायर टाइम टू गेट सेटल्ड इन। शिवम दुबे की तरह आते ही छक्के नहीं लगा सकते वो लोग, बट लेट्स सी। पावर प्ले वगैरह में सब अच्छा रहेगा मेरे हिसाब से, लेकिन बाद में डेथ ओवर्स में थोड़ा इशू हो सकता है, मसला बन सकता है। अब ऑलराउंडर्स की बात करते हैं एक बार। ऑलराउंडर्स में शिवम दुबे हैं, रविंद्र जडेजा है, इन सब के बारे में हम बात कर ही रहे थे। वहां पे सैम करन भी है, दीपक हुड्डा है, जेमी ओवर्टन है, फिर आपके पास शिवम दुबे तो हैं जो अच्छा आपको फास्ट बॉलिंग ऑप्शन देते हैं, थोड़ा सा मीडियम फास्ट का। सैम करन, फिर जेमी ओवर्टन भी फास्ट बॉलर है और बैट्समैन भी है, तो अच्छे बैकअप्स भी चुने हुए हैं। चाहे रविंद्र जडेजा का बैकअप का हो, आप रचिन रविंद्र है, फिर दीपक हुड्डा ऑफ स्पिन डालते हैं, रविचंद्रन अश्विन है वहां पे ऑफ स्पिन डालते हैं। ऑफ कोर्स क्लास और एक्सपीरियंस और स्किल सेट का बहुत बड़ा गैप है, बट अगर आप बैकअप्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो बैकअप्स ऑफ कोर्स आपको एट टाइम्स लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट्स नहीं मिलते हैं, बट दैट इज अ गुड पार्ट, राइट, कि आपके पास है बैकअप्स। उसके बाद पेसर्स की बात करें तो मतीशा पातिराना है, खलील अहमद है, मुकेश चौधरी है, नेथन एलिस है, गुरजपनीत सिंह, अंशुल कंबोज एंड कमलेश नागरकोटी। फास्ट बॉलर्स भी बहुत अच्छे लग रहे हैं, बस 1-2 मसले जो मुझे यहाँ दिखाई देते हैं, दैट इज कि आपके पास डेथ ओवर्स में चाहे वो बैटिंग हो या बॉलिंग हो, कहीं ना कहीं वो प्लेयर्स नहीं हैं जो आपको शायद से मैचेस निकाल कर देंगे या फिर कवर करके देंगे उस चीज को। मतीशा पातिराना श्योरली है, बट उनके साथ कौन करेगा गेंदबाजी? नेथन एलिस कर सकते हैं, सैम करन कर सकते हैं, या फिर आप खलील अहमद पे जाएंगे। अब सीएसके है भाई साहब, आप ये नहीं सोच सकते हो कि सीएसके में जो प्लेयर आता है वो वैसे ही रहता है। उसका जो स्तर है खिलाड़ी का वो बढ़ जाता है, उसका जो परफॉर्मेंस है एमएस धोनी को पता है कैसे निकलवाना है। तो श्योरली आप कुछ ना कुछ मिरेकल देखोगे इन सब प्लेयर्स की गेंदबाजी में, बल्लेबाजी में। और अजिंक्य रहाणे हमें याद है, तो मेरे को लगता है कि अजिंक्य रहाणे का जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था उसी तरह का कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हमें राहुल त्रिपाठी में या दीपक हुड्डा में या विजय शंकर में, जिन पे भी एमएस धोनी और ऋतुराज गायकवाड़ बैक करेंगे, उन पे देखने को मिल सकता है। और ऋतुराज गायकवाड़ के लिए भी इस बार बतौर कप्तान काफी ज्यादा चैलेंजिंग होने वाली सिचुएशन, बिकॉज एमएस धोनी भी चाहेंगे कि यार ये जो ट्रांजिशन है और जो हैंडओवर हो रहा है कैप्टनसी का वो और थोड़ा बेटर हो, और इस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी और जो डिसीजंस है वो ऋतुराज गायकवाड़ ज्यादा ले। तो देखने वाली बात होगी कि वो कैसे जाता है। बट ये ओवरऑल मेरे को लगता है कि थोड़ा सा मसला आ सकता है इन टर्म्स ऑफ बैटिंग में डेथ ओवर्स, इन बॉलिंग में भी डेथ ओवर्स। तो अगर आप प्रोबेबल 11 की बात करें हम यहाँ पर, तो वो कैसी दिखती है? प्रोबेबल 11 की बात कर लेते हैं जरा। तो प्रोबेबल 11 मेरी इस तरह से दिखती है। ऋतुराज गायकवाड़, डेवन कॉनवे ओपन करेंगे, नंबर 3 पे राहुल त्रिपाठी, नंबर 4 पे दीपक हुड्डा, नंबर 5 पे शिवम दुबे, नंबर 6 पे रविंद्र जडेजा, 7 पे तो ऑब्वियसली थाला फॉर अ रीजन एमएस धोनी, 8 पे रवि अश्विन, देन 9 पे नूर अहमद, 10 पे खलील अहमद एंड 11 पे मतीशा पातिराना। तो अब आप बोलोगे यार कि 3 ऑप्शंस ही हैं, सैम करन कहाँ है इसके अंदर या नेथन एलिस कहाँ है, क्यों नहीं है? सो डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन हम यहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं, इसलिए मैंने 3 ही ओवरसीज प्लेयर्स रखे हैं। और मेरे हिसाब से आपके पास ऑप्शन रहेगा वहां पर नेथन एलिस को खिलाने का, सैम करन को खिलाने का, या फिर रचिन रविंद्र को खिलाने का। कंसिडरिंग कि आपकी बैटिंग वीक हो रही है या फिर बॉलिंग में आपको जरूरत पड़ेगी, तो उसके हिसाब से आप चेंजेस कर पाएंगे, क्योंकि आपके पास डेप्थ रहेगी और वहां पे ऑप्शन रहेगा एक ओवरसीज प्लेयर खिलाने का भी। उसके साथ साथ नूर अहमद जब आ जाएंगे तो आर अश्विन, नूर अहमद और जडेजा, ये तीनों प्लेयर्स चेन्नई की विकेट पे मतलब घमासान मचा देंगे यार, मतलब कोई नचा देंगे वहां, कह रहा हूं बल्लेबाजों को। तो काफी इंटरेस्टिंग होगा। 12 ओवर्स आप वहां पे स्पिनर्स को देंगे और 8 ओवर्स आपको आराम से पातिराना और साथ में खलील अहमद दे सकते हैं। तो इस हिसाब से मैंने टीम बनाई है, मेरे को लग रहा है कि काफी डिसेंट टीम है। एंड मसला सिर्फ आएगा बीच में, वहां पे कंसर्न हो जाता है अबाउट डेथ बैटिंग में, जहां पे आपको बड़े बड़े छक्के लगाने हैं, स्ट्रोक्स लगाने हैं। तो वहां पर क्या रविंद्र जडेजा अपनी ए गेम दिखा पाएंगे, आते ही शॉट्स लगा पाएंगे? आई डाउट। एमएस धोनी आते ही कितने शॉट्स लगा पाएंगे किसी को नहीं पता है। इंजरी पे भी डिपेंड करता है, उनकी फिटनेस, उनके रिफ्लेक्सेस, एंड यू कैन नॉट एक्सपेक्ट दैट मच फ्रॉम धोनी नाउ। ऑफ कोर्स वी हैव टू, वो हमारा काम है, वो हमारा धर्म है, बीइंग क्रिकेट फैंस, बट नहीं हो सकता ऐसा, है ना। तो हमें देखना होगा कि प्रैक्टिकली
दीपक हुड्डा क्या वो कर पाएंगे? शायद ऑन हिज डे, बट अगेन वो एक सवाल रहेगा कि क्या उनको क्या इंस्ट्रक्शंस मिलती है, रोल क्लैरिटी किसकी कैसे मिलती है। फिर वहां पे शिवम दुबे के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर रहेगा कि यार उनको छक्के लगाने बहुत जरूरी हो जाएंगे कि भाई साहब आप पे दारोमदार बहुत ज्यादा है ना। तो ये चीज देखने वाली बात होगी कि क्या हो सकता है यहाँ पर। ओपनिंग सॉर्टेड है, देवन कॉनवॉय और ऋतुराज गायकवाड़ तो है ही, और उसके अलावा जो मिडिल ऑर्डर है वहां पर एक कंसर्न बन जाएगा थोड़ा सा कि कौन स्ट्रोक प्ले ज्यादा कर सकता है, एक्सप्लोसिव बैटिंग कौन कर सकता है, बस वहां पर एक थोड़ा सा कंसर्न आता है। उसके अलावा टीम जो है वो गन टीम है, और यहाँ पर आके प्लेयर्स चेंज हो जाते हैं यार, ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, और देखने वाली बात है कि इस बार कौन सा प्लेयर वो सुपरस्टार बन के निकलेगा और कौन से प्लेयर पे ऐसा निगाहें पहुंचेंगी आउट ऑफ सरप्राइज कि यार ये प्लेयर ऐसा भी खेल सकता है। क्या ये हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है भाई, इट इज थालास किंगडम, तो ऑब्वियसली कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग कैन हैपन। ये मेरी प्रोबेबल 11 है। आपकी प्रोबेबल 11 कैसी लगती है आप कमेंट सेक्शन में बताना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और देखते रहना। और भी सारी टीम्स के अभी आ रही है, बातचीत हो रही है, तो फिर हम आते रहेंगे और करते रहेंगे इसके बारे में एनालिसिस। और आने वाला है आईपीएल यार, सपोर्ट तो करना ही है ना सीएसके को, ऑब्वियसली अपनी टीम है, थाला की टीम है। और एक लास्ट क्वेश्चन था कि ये थाला का लास्ट ईयर है क्या कि नहीं है, और खेलने वाले हैं क्या? ये भी कमेंट सेक्शन में बता देना।